कहानी की शुरुआत होती है स्पेन में एक मशहूर टोमेटीना फेस्टिवल से, जहां पर हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक रहे थे। और इस पूरे जश्न के बीच में सीआईए और MI6 के एजेंट्स ने साथ मिलकर एक जॉइंट टीम बनाई थी और एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। वो विक्टर ग्रिडाव नाम के एक रशियन आर्म्स ट्रैफिकर का पीछा कर रहे थे। वो बहुत खतरनाक आदमी था और 2 साल में पहली बार उसने अपना चेहरा दिखाया था। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी एक एजेंट जिसका नाम नोएल बिटे था। अचानक उन्हीं एजेंट्स में से एक को ग्रिडाव भीड़ में दिख जाता है और जैसे ही वो दिखा, पूरी MI6 की टीम चौकन्ना हो जाती है। लेकिन ग्रिडाव बहुत ज्यादा चालाक था। उसने अपना चेहरा एक केप से छुपा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता था कि वहां पर बहुत सारे कैमरेज लगे हुए हैं। तभी भीड़ में 2 और लोग दिखाई देते हैं जो बिल्कुल ग्रिडाव की तरह बने हुए होते हैं और अचानक एक ग्रे कलर की वैन MI6 की गाड़ी के पास आकर रुक जाती है। एजेंट बिटे को तुरंत महसूस होता है कि ये उनके लिए एक जाल हो सकता है, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ग्रिडाव के आदमी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहां पर सारे MI6 के एजेंट्स मार दिए जाते हैं। तभी बिटे गोलियों की परवाह किए बिना सीधी उनकी तरफ दौड़ने लग जाती है, लेकिन एक गोली उसे लग जाती है और जिसके बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर सैम क्लार्क टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। वहां पर दिखाया जाता है कि यूएस के प्रेसिडेंट विल डेरिंजर कल लंदन में आ रहे हैं। सैम को यूएस के प्रेसिडेंट के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी, जहां पर वो दोनों पहली बार मिलेंगे। यहाँ पता चलता है कि डेरिंजर पहले एक बड़ा हॉलीवुड फिल्म स्टार हुआ करता था, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में आ गया है और पूरा देश उस पर भरोसा करता है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरिंजर इटली में नेटो की समिट में जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक खबर सैम को बहुत ज्यादा उदास कर देती है। स्पेन में इंटेलिजेंस ऑपरेशन फेल हो गया है और वहां पर कई सारे सीआईए और MI6 के एजेंट्स मारे गए हैं। टीम लीडर नोएल बिटे उस जगह से गायब हो गई है और वो सैम की सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक थी। इस सब के पीछे विक्टर ग्रिडाव का हाथ था। वो वही आर्म्स डीलर है जो ब्लैक मार्केट में हथियार बेचने का काम करता है। सालों पहले नेटो ने उसके हथियार वाली फैसिलिटी पर बॉम्ब गिरा दिया था। उसके बाद वो गायब हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है और इस बार ये उसके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता था। इसी बीच प्रेसिडेंट डेरेंजर को भी साइमन के जरिए बताया जाता है कि स्पेन में उनका मिशन फेल हो गया है। कुछ देर बाद सैम और डेरेंजर आमने सामने मिलने आ जाते हैं और ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के बीच टेंशन बहुत बढ़ जाता है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों लीडर्स के एडवाइजर्स उनकी पब्लिक इमेज ठीक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। क्या हुआ अगर दोनों लीडर्स साथ मिलकर नेटो की समिट में उड़ते हुए जाएं? इससे लोगों को लगेगा कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं। काफी देर तक समझाने के बाद दोनों लीडर्स इस बात के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रिडाव अपने स्नाइपर किलर से बहुत ज्यादा नाराज था। अगर उसने एक और गलती की होती तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार हो सकता था। इसलिए बिना कुछ सोचे ग्रिडाव अपने स्नाइपर किलर को बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है। अब जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बीच अचानक दोस्ती के बारे में बात करने लग जाते हैं। उन्हें साथ देखकर लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों लीडर्स फोटोज के लिए साथ पोज करते हैं और फिर अपने प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में जाने के बाद वो सब बैठकर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद किचन क्रू में से एक आदमी, जो असलियत में प्लेन के अंदर घुसा हुआ एक खतरनाक एजेंट था, स्टाफ एरिया में आ जाता है। अचानक वो कैबिन में सभी पर हमला कर देता है और वो सब मार दिए जाते हैं। फिर वो प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन अपने आदमियों को भेज देता है, जो पहले से उसके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ ही मिनट्स के अंदर उनका जहाज एयरफोर्स 1 के बहुत करीब आ जाता है। खतरा देखकर एयरफोर्स 1 अनजाने जहाज को तुरंत रास्ते से हटने की चेतावनी भेज देता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। और अब तक एयरफोर्स 1 के सारे रेडियो काम करना बंद कर चुके थे। पायलट किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। एयरफोर्स 1 पर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक उस अनजाने जहाज का पीछे वाला दरवाजा खुलता है और उसमें से ड्रोन्स का एक बड़ा लहरा उड़कर बाहर आता है, सीधा एयरफोर्स 1 की तरफ। तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनमें से 3 ड्रोन्स गिरा दिए जाते हैं, लेकिन एक इंजन में जाके लग जाता है। तभी एक और धमाका होता है। एक और ड्रोन एयरफोर्स 1 के साइड डोर को चीर देता है। जहाज के अंदर कैबिन प्रेशर तुरंत गिर जाता है। सैम और प्रेसिडेंट डेरेंजर बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे। इसी बीच वही घुसपैठिया जो पहले क्रू को मार चुका था, अब भी प्लेन के अंदर लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पायलट प्लेन को 10,000 फीट तक ले जाता है। कैबिन प्रेशर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही प्लेन लेवल होता है, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट अंदर दौड़ते हुए आता है और डेरेंजर और सैम को पीछे की तरफ ले जाता है, जहां पर पैराशूट्स रखे गए थे। लेकिन वो तीनों वहां पीछे पहुंच पाते उससे पहले कई सारे और ड्रोन हमला कर देते हैं और एक दूसरा ड्रोन इंजन को चीर देता है। अब प्लेन बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा था।
इस पूरी हड़बड़ी के बीच में वो घुसपैठिया एक पैराशूट पहन लेता है और बाकी सारे पैराशूट्स को आग लगा देता है। तभी सैम और डैरेंजर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो घुसपैठिया वहां से कूदकर नीचे खुद को बचा लेता है। इसी बीच किसी तरह एजेंट ने 2 पैराशूट्स ढूंढ लिए थे, वो उन्हें दोनों लीडर्स को दे देता है और एक एड्रेस बता देता है। पोलैंड में एक सेफ हाउस है जिसका नाम गोल्डन माउंटेन माइनिंग कंपनी है। वॉर्सो में गेंस्की ब्रिज के नीचे उन्हें वो जगह मिल जाएगी और बिना एक पल गवाए वो दोनों लीडर्स को प्लेन से बाहर धक्के दे देता है। अब हवा में सैम पहले से ही ब्रिटिश आर्मी का एक सोल्जर था, इसलिए वो लैंडिंग बहुत अच्छे से संभाल लेता है। लेकिन प्रेसिडेंट डैरेंजर इतना अच्छा नहीं था। उसका पैराशूट जंगल के अंदर एक पेड़ में फंस जाता है। अब कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज फैल जाती है कि एयरफोर्स 1 क्रैश हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों मारे गए समझे जाते हैं और ये सुनकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में वाइस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ कर्क को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। इसी बीच जब डैरेंजर जंगल में जागता है, सैम को पहले से ही पता चल गया था कि वो कहां पर गिरा होगा। वो अपनी ट्रेनिंग और तजुर्बे का इस्तेमाल करता है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें दुनिया के लिए मरे रहना होगा और सेफ हाउस तक बिल्कुल खामोशी से पहुंचना होगा। डैरेंजर ये मान नहीं पा रहा था। वो बस अपनी बीवी को फोन करना चाहता था। जैसे ही वो फोन की तरफ बढ़ता है, सैम उसका हाथ रोक लेता है और उस डिवाइस को तोड़ देता है, क्योंकि अभी भी उनका पीछा हो रहा है और एक छोटी सी गलती उन्हें खतरे में डालकर मार सकती थी। उनके पास कोई समय गंवाने के लिए नहीं था। वो चलना शुरू कर देते हैं, मगर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि वो बेलारूस में किस जगह पर हैं। इसी बीच वॉशिंगटन में स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद एचेलॉन सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफिशियली प्रेसिडेंट कर्क के कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उस ट्रांजैक्शन के बीच में ग्राडॉफ के आदमियों में से एक सिस्टम हैक कर लेता है। वही हैक जिसका इस्तेमाल टॉमिटीना ऑपरेशन के बीच में उसने पहले से कंप्यूटर में डाल दिया था। एक ही झटके में एचेलॉन प्रोजेक्ट पूरा उनके कंट्रोल में चला जाता है। एचेलॉन एक बहुत सीक्रेट ग्लोबल सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ मिलकर चलाते हैं। इसे 5 आइज भी कहा जाता है। ईमेल से लेकर फोन कॉल्स, फैक्स और सैटेलाइट फीड्स सब कुछ कंट्रोल कर सकता है सिर्फ एक बटन से। अब वापस जंगल में घंटों तक बिना किसी रास्ते के चलने के बाद सैम और डैरेंजर आखिर एक जगह ढूंढ लेते हैं। ये एक छोटा सा खुला मैदान था जहां कुछ लोकल लोग डीजे सेटअप के साथ पार्टी कर रहे थे। पास में ही उन्हें एक गाड़ी पार्क दिखाई देती है। वॉर्सो पहुंचने का यही उनका इकलौता मौका था, गाड़ी चुराकर वहां जाना। वो चुपके से जाकर उसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर पकड़े जाते हैं। डैरेंजर सोचता है कि शायद वो सब उसे हॉलीवुड स्टार के रूप में पहचान जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई उसे नहीं पहचानता। उसकी बजाय वो लोग उन्हें दोनों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। सैम को ये सब कुछ पहले से दिखाई दे रहा था। जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, वो एक्शन में कूद जाता है। बहुत लंबा, मजबूत और एक्स मिलिट्री इंसान था वो रुकता नहीं और वो लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। इसी बीच प्रेसिडेंट डैरेंजर को भी कई सारे पंच लग जाते हैं। तभी उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसके अंदर का पुराना मूवी स्टार वापस जिंदा हो जाता है। एक बड़ा घूंसा मारकर वो एक आदमी का दांत बाहर निकाल देता है, लेकिन वो लोग अभी भी पीछे नहीं हट रहे थे। तभी एक तेज गोली की आवाज आती है। एक औरत वहां दरवाजे पर खड़ी होती है, हाथ में एक बंदूक लिए हुए। वो सारे हमलावर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। पता चलता है कि वो घर उस औरत का है। सैम और डैरेंजर उससे मदद मांगते हैं और हैरानी की बात यह थी कि वो औरत उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। ना कोई पैसा मांगती है, ना कोई सवाल करता है। वो औरत उन्हें दोनों को अपने ट्रक के पीछे छुपा देती है और ट्रक को भेड़ों से भर देती है और वो सीधी वॉर्सो की तरफ चलने लग जाती है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेकिंग शुरू हो जाती है। सैम और डैरेंजर के पास भेड़ों के बीच में छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो औरत बहुत शांत रहती है। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एक भेड़ सिक्योरिटी वाले को दे देती है और उनका काम हो जाता है। किसी को उन पर शक भी नहीं होता। बाद में शाम को वो औरत दोनों लीडर्स को वॉर्सो के किनारे उतार देती है। जब वो गुड बाय कह रही होती है, डैरेंजर अपनी वॉच उतार कर और वो उसे उस औरत को देना चाहता था। वो औरत धीरे से मुस्कुरा देती है और मना कर देती है। फिर कहती है, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। अब गली के उस पार सेफ हाउस होता है। वो दोनों जाकर बेल बजाते हैं। उनका फेशियल रिकग्निशन काम कर देता है और दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। अंदर मार्टी कोमर उन्हें खुशी से मिलता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो स्टेशन का इंचार्ज था। अब दूसरी तरफ ग्रेडाफ को एचेलॉन की सर्विलेंस फुटेज से पता चल जाता है कि सैम और डैरेंजर अभी भी जिंदा है। जैसे ही वो ये देखता है, वो कॉल करता है। उसकी टीम तैयार हो जाती है और हेलीकॉप्टर सीधे वॉर्सो सेफ हाउस की तरफ उड़ जाते हैं। सेफ हाउस के अंदर सैम वही सवाल पूछ लेता है जो उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। तभी मार्टी सब एक्सप्लेन करता है। क्रैश के बाद जो कुछ हुआ, पहले उन पर हवा में हमला हुआ और अब एचेलॉन सर्वर्स हैक हो चुके हैं। 20,000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट फाइल्स लीक हो चुकी हैं। एचेलॉन की मदद से पिछले कई सालों के कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क ऑपरेशंस अब पूरी दुनिया को पता चल चुके हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बाहर से हमला नहीं था, ये धोखा अंदर से ही किसी ने दिया था। उनके अपने ही आदमियों ने एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा था। अब कल नेटो समिट यूनिटी के बारे में नहीं होने वाली है, वो सारे देश एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाएंगे। फ्रांस ने जर्मनी के इलेक्शन को बदलने की कोशिश की थी। चेक रिपब्लिक इटली से बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि उन्होंने उनकी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया था और ये सब कुछ बहुत बुरा हो रहा था। अगर एचेलॉन सर्वर को जल्द ही वापस अपने कंट्रोल में नहीं लाया गया तो और भी बुरा हो सकता था। कोई एक मास्टरमाइंड एचेलॉन को इस्तेमाल कर रहा था नेटो को अंदर से तोड़ने के लिए। अगर नेटो गिर जाती तो वहाँ के जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो बिना किसी रुकावट के अपने काम कर सकते हैं और इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। इसी बीच डेरेंजर खुद को और नहीं छुपा सकता था। वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि वो जिंदा है। जैसे ही वो मार्टी को एम्बेसी कॉल करने को कहता है तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ग्रडाव के आदमी उनके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। मार्टी जल्दी से सोचने लग जाता है। वो उन्हें सिक्योर आर्मरी के पास ले जाता है जहां पर बहुत सारे खतरनाक हथियार रखे गए थे। सैम और डेरेंजर अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी मार्टी उन्हें जल्दी ही एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बता देता है, एक छुपा हुआ रास्ता। अगर वो उन्हें बचा नहीं पाया तो वहां पर एक पोस्टर है जिसे पंच करने के बाद उन्हें रास्ता मिल जाएगा। इसी बीच बाहर ग्रेडोफ के आदमी दरवाजे पर एक्सप्लोजन्स लगा रहे थे। तभी मार्टी एक मॉनिटर उठा लेता है, सीसीटीवी से कनेक्ट करता है और हमला करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन्हें सही देखकर शूट करने लग जाता है। तभी अचानक ग्रेडोफ की टीम के सारे लोग मार्टी की चाल समझ जाते हैं। वो सारे कैमरास ढूंढ कर शूट कर देते हैं। फिर वो साथ आ जाते हैं और मार्टी को घेर लेते हैं। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में वो बच नहीं पाता। सैम और डेरेंजर सब देख रहे होते हैं। उनके पास सोचने का समय नहीं था। वो हॉलवे से नीचे दौड़ते हैं। कोने के पास उन्हें वही पोस्टर मिल जाता है जिसे मार्टी ने पंच करने को कहा था। डेरेंजर सीधा उस पर पंच मारता है और वो एक छुपा हुआ दरवाजा स्लाइड होकर खुल जाता है। लेकिन तभी अचानक ग्रेडोफ के आदमी उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी सैम और डेरेंजर एक छोटी सी लिफ्ट के अंदर कूद जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो नीचे जाने लगते हैं और वहां पर वो बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं वहां पर 2 आदमी हथियार लेकर उनके सामने पहुंच जाते हैं। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आती है और दोनों शूटर्स को उड़ाकर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पता चलता है कि वो गाड़ी एजेंट नोएल बेती चला रही थी। यही वो औरत है जिसे MI6 ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। वो स्पेन में मिशन फेल होने के बाद खुद ही गायब हो गई थी। सालों पहले सैम और बेटे साथ काम करते थे। वो सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे, वो बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे। तभी बेटे अपनी कहानी सुनाती है, स्पेन के ऑपरेशन में कैसे बची और उसने खुद को कैसे छुपाए रखा। और उसने विक्टर ग्रेडोफ का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। ग्रेडोफ का पीछा करते हुए उसे एक बहुत ही खास जानकारी मिली। विक्टर ग्रेडोफ का बेटा एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था। उसने पेबल बेड नाम का एक रेवोल्यूशनरी न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया था। टेक्नोलॉजी उसकी थी लेकिन अमेरिका ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया और उस मशीन को अपना बना लिया। ग्रेडोफ के बेटे ने अपना काम ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। उसे सिर्फ एनरिच्ड प्लूटोनियम चाहिए था और उसके पिता ने ब्लैक मार्केट के जरिए उसे वो दिलवा दिया था। लेकिन जैसे ही एशलॉन ने सिग्नल उठाया, नेटो को शक हुआ कि ग्रेडोफ एक नया न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। फिर उन्होंने एक रिस्पॉन्स प्लान किया और मिसाइल मारकर उस लड़के की पूरी फैमिली को वहां पर मार दिया था। ये वही स्ट्राइक है जिसके बारे में पहले सुना था। अमेरिका ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उसने उसकी विरासत चुरा ली। बाद में वही टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने यूएस इन्वेंशन बताकर सबको दिखाई गई। डेरेंजर को नहीं पता था कि उसने कितना बुरा काम किया है और कितना खून बहाया है इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए। और ये सब कुछ होने के बाद ग्रेडोफ ने बदला लेने की कसम खा ली थी। सिर्फ अमेरिका से नहीं, वो पूरे नेटो से बदला लेना चाहता था। मगर ऐसा ऑपरेशन वो अकेले नहीं कर सकता था। उसके साथ अंदर से कोई मिला हुआ था जो उसकी मदद कर रहा था। उनका शक सबसे पहले सैम और प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स पर जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें दोनों को साथ में प्लेन में जाने को कहा था। अब किसी को नहीं पता था कि कितने सारे घुसपैठिए उनकी टीम में आ चुके हैं, जिसका मतलब था कि यूएस एम्बेसी जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो नेटो समिट में जाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। कुछ देर बाद वो तीनों एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन एशलॉन के जरिए ग्रेडोफ के आदमियों को बेटे की लोकेशन पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब डेरेंजर सो जाता है, सैम और बेटे धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। उनके बीच पहले कुछ हुआ था। वो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर अब पॉलिटिक्स, ड्यूटी और समय की वजह से अलग हो गए हैं। लेकिन वो अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तभी बेटे कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद अचानक रूट एक दूसरे आदमी के साथ वहां अंदर आ जाता है। वो दोनों वहां पर सैम और डेरेंजर को मारने के लिए आए थे, मगर तभी अचानक रूट अपने पार्टनर पर गोली चला देता है और उसे पास से ही शूट कर देता है। लेकिन उससे पहले उसके पार्टनर ने वापस फायर किया और रूट के पेट में गोली लग जाती है। तभी बेटे बंदूक उससे खींचकर वापस आती है और रूट से जवाब मांगती है। रूट बताता है कि ग्रेडोव ने उसे ब्लैकमेल किया था।
रूट ने ही ग्रैडॉफ के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। वो कहता है कि ग्रैडॉफ एशेलॉन के जरिए उन्हें तीनों को देख रहा है। वो चेतावनी देता है कि अगला स्टेशन उनकी मौत होने वाली है। ट्रेन से कूद जाओ और ज़ादार जाओ। 12 लवोका स्ट्रीट 5th फ्लोर, वहाँ एक सिक्योर टर्मिनल है जो उनकी मदद करेगा। रूट डेरेंजर का हाथ पकड़ता है और उस पर कुछ लिख देता है। ये कमांड रन करने को कहता है और ये उन्हें बताएगा कि कौन से टॉप लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ग्रैडॉफ के साथ काम कर रहे हैं। और इन सब के बाद रूट वहीं पर गिर के मर जाता है। अब बिना हिचकिचाए वो तीनों ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। इसी बीच ग्रैडॉफ का प्लान फुल स्पीड पर चल रहा होता है। अगली सुबह नेटो वोट करेंगे। 25 नेशंस ने पहले ही नेटो से निकलने का वोट कर दिया था। प्रेसिडेंट किर्क के हाथों से हालात पहले ही खराब हो रहे हैं और वो अपना कंट्रोल खो रही हैं। अब बॉर्डर के उस पार बेते एक गाड़ी चुरा लेती है और सीधी उस एड्रेस की तरफ जाने लग जाती है जो रूट ने उन्हें बताया था। 5th फ्लोर के एक शिपिंग कंटेनर के अंदर छुपा हुआ उन्हें रूट का सिक्योर ऑफिस और टर्मिनल मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर काली गाड़ियां बाहर आ जाती हैं। ग्रेडवान ने उन्हें ट्रैक कर लिया था और उसके आदमी वहां पर पहुंच चुके थे। उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें डेटा निकालना था और आने वाले लोगों को हर एक फ्लोर पर लड़ना था। तभी सैम उन्हें दोनों को वहां छोड़कर आगे बढ़ता है। बेते सिस्टम पर काम शुरू कर देती है। अचानक अटैकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सैम एक फैसला करता है। वो हथियारों के बैग में से ग्रेनेड का पिन निकाल देता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पूरा बैग आदमियों के ऊपर नीचे फेंक देता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। लेकिन ग्रैडॉफ के आदमी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। तभी सैम एक फ्लेयर जला लेता है और अंधेरे में छुपकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पहला आदमी उसे दिखता है, सैम फ्लेयर सीधे उसके हेलमेट में फेंक देता है और ये देखकर ग्रैडॉफ के आदमी आखिरकार पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही टर्मिनल बूट होता है, सच सामने आता है और प्रेसिडेंट को शॉक लग जाता है, क्योंकि वो गद्दार और कोई नहीं, गद्दार ब्रैडशॉ खुद थी, जो प्रेसिडेंट डेरेंजर की अपनी ही एडवाइजर थी। वो 18 महीनों से चुपके से ग्रैडॉफ के साथ बात कर रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सा हुक कंटेनर में आकर लग जाता है। बाहर एक हेलीकॉप्टर उसे सीधा हवा में खींचे हुए ले जाता है। वो हेलीकॉप्टर जोर लगाता है और पूरा कंटेनर दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। अब बेते और डेरेंजर दोनों उस कंटेनर के अंदर फंस चुके थे और हेलीकॉप्टर कंटेनर को वहां से ले जा रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर ग्रैडॉफ खुद रॉकेट लॉन्चर लेकर बैठा होता है। वो सीधा सैम पर फायर करता है। बेते सैम को उस बिल्डिंग में मरते हुए देख रही थी। अब सिर्फ एक ही चाल बच गई थी। ग्रैडॉफ का काम खत्म होने से पहले बेते और प्रेसिडेंट को कूदना होगा। उनके आगे एक रूफटॉप आता है और हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में उसके ऊपर से गुजरने वाला था। वो सही समय का इंतजार करते हैं और जैसे ही रूफटॉप आता है वो कूद जाते हैं। वो दोनों जोर से गिरते हैं लेकिन जिंदा बच जाते हैं, जिसके बाद ग्रैडॉफ कंटेनर गिरा देता है। उसे लगता है कि प्रेसिडेंट और बेते दोनों कंटेनर के अंदर थे। अब वो सोच रहा था कि वो तीनों आखिरकार मर गए हैं, लेकिन तभी ग्रैडॉफ के सामने बैठे आदमियों को एक मैसेज आता है। उनका चेहरा देखकर ग्रैडॉफ को पता चल जाता है कि वो उसे भी मारने का प्लान कर रहे हैं। वो इंतजार नहीं करता, वहीं दोनों आदमियों को गोली मारकर खत्म कर देता है। सुबह होने तक बेटे प्रेसिडेंट डेरेंजर को ट्रिएस्ट पोर्ट पहुंचा देती है। वहां पर पहुंचने के बाद डेरेंजर प्रेसिडेंट कर्क को सीधा फोन करके सब कुछ बता देता है ब्रैडशॉ के बारे में, जो उसने किया था और वही गद्दार है। कर्क ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बस इतना कहती है कि अभी वो वापस आ जाए और वो बीस्ट गाड़ी भेज रही है उसे लाने के लिए, और तब तक के लिए वो नेटो में वोट को थोड़ी देर के लिए डिले करने की कोशिश करेगी। बीस्ट गाड़ी प्रेसिडेंट की अपनी बुलेट प्रूफ लिमो होती है। ये सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती है। जब वो गाड़ी आती है, प्रेसिडेंट बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें चढ़ जाता है। लेकिन वहां पर कुछ अजीब होता है। उसके सामने बैठा हुआ आदमी एक बंदूक हाथ में लिए उस पर तान देता है। अब पूरी कहानी समझ में आ जाती है। ब्रैडशॉ गद्दार नहीं थी, असली गद्दार वाइस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ कर्क थी। उसने ही प्रेसिडेंट डेरेंजर को मारने का प्लान बनाया था और प्रेसिडेंसी अपने हाथ में ले ली थी। ग्रेडोव तो उसके खेल में सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था। बिना एक पल गवाए कर्क अपने एजेंट्स को ऑर्डर देती है, उन्हें दोनों को साइड पर ले जाओ और वहां पर मार के पूरा काम खत्म कर दो। लेकिन डेरेंजर हिचकिचाता नहीं, वो सीधा उस एजेंट पर हमला कर देता है। उसका बैलेंस गिर जाता है और बेटे भी साथ में उस एजेंट पर हमला कर देती है। एक गोली सीधी गाड़ी के ड्राइवर को लग जाती है और गाड़ी तेजी से रास्ता भटक जाती है। बाहर ग्रेडोव के आदमी पास आ रहे होते हैं। उनके लिए वहां से बचना नामुमकिन लग रहा था। तभी बचते हुए बीस्ट आगे बढ़ रही होती है। अचानक एक बड़ा सा ट्रक ग्रेडोव के आदमियों को मार के आगे आ जाता है। वो सैम की गाड़ी थी। वो जल्दी से बीस्ट में कूद जाता है और प्रेसिडेंट और बेटे के साथ ग्रेडोव के आदमियों का मुकाबला करने लग जाता है।
साथ मिलकर वो बहुत मुश्किल से आखिरकार नेटो समिट वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। अंदर मीटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। इटली और फ्रांस निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कर्क भी अलायंस तोड़ने का अनाउंसमेंट करने वाली होती हैं, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले सैम और प्रेसिडेंट डेरेंजर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो सब कुछ समझाते हैं कि सच में नेटो अभी भी दुनिया की हिफाजत के लिए जरूरी है। तभी कर्क बहस करती है और कहती है कि अमेरिका पैसे डालता है, आर्मी डालता है, ताकत डालता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपना स्पीच खत्म करने वाली होती हैं, तभी एक गोली आकर उसे लग जाती है। प्रेसिडेंट कर्क वहीं पर गिर जाती हैं और वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ग्रेडोव वहां पर अपना बदला लेने के लिए पहुंच गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट कर्क ने उसे इस्तेमाल किया और उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। उसने अपना खेल खत्म करने का फैसला कर लिया था। ग्रेडोव उस नेटो समिट रूम के बीच में ही ग्रेनेड फेंक देता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सबको मार दो। सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। हर जगह गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। लोग झुककर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। आखिर में ग्रेडोव बाहर निकल जाता है। उसके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार बैठा था वहां से निकलने के लिए। सैम और प्रेसिडेंट डेरेंजर उसका पीछा करते हैं, मगर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठता है, प्रेसिडेंट डेरेंजर एक छोटी सी मूर्ति फेंककर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। हेलीकॉप्टर के नीचे गिरते ही वो पलट जाता है और ग्रेडोव उसी में खत्म हो जाता है। अब नेटो को बचा लिया गया था। सैम और डेरेंजर ने आखिर साथ मिलकर पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 होने से बचा लिया था और उनकी दोस्ती सबको दिख गई थी। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।